हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम एक साक्षात्कार के बारे में पढ़ेंगे। साक्षात्कार होता है इंटरव्यू जो हम किसी का लेते हैं और उससे उसकी लाइफ में अगर उसने कुछ अचीव किया है तो वो उन अचीवमेंट्स के बारे में जो प्राप्त किया उन्होंने उनके बारे में हम उनसे पूछते हैं, उनका लाइफ के बारे में, उनके बचपन के बारे में। तो इसमें भी हम ऐसे ही कुछ सवाल करेंगे। और किनसे करेंगे? पर्यावरण को बचाए रखने के लिए क्या क्या एक तो ज़रूरी है और क्या उस व्यक्ति ने मतलब हमने ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो पर्यावरण को बचाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में यहाँ इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार लेंगे, जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। पाठ 7, सुंदरलाल बहुगुणा जी से बातचीत। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण मतलब उनको बचा के रखना, उनकी रक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के हिस्सेदार हम सभी को होना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न संकटों के संदर्भ में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा से डॉक्टर अमित विश्वास ने बातचीत की। प्रस्तुत है उनकी बातचीत के प्रमुख अंश। अब ठीक है, यहाँ से क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी कि जो साक्षात्कार लेने वाले हैं डॉक्टर अमित विश्वास, वो सुंदरलाल बहुगुणा जी का साक्षात्कार ले रहे हैं। तो वह पहला प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर अमित, आपके बिना चिपको आंदोलन की बात करना बेमानी होगा। आप चिपको आंदोलन से कैसे जुड़े? एक चिपको आंदोलन है और जो कि जिसमें बहुत बड़ा जो रोल है इनका है सुंदरलाल बहुगुणा जी का। तो वह पूछ रहे हैं कि अगर आपका नाम ना लिया जा रहा है तो ये गलत होगा, तो आप इससे कैसे जुड़े? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी कहते हैं, मैं प्रकृति की गोद में पला और बड़ा हुआ। क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा जी उत्तराखंड के थे और वहाँ बहुत ही ज़्यादा जो ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, हरियाली होती है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। तो कहने कि मैं उसी की गोद में पला और बड़ा हुआ। प्रकृति से प्रेम होने के कारण पेड़ को कटते हुए देखकर रहा नहीं गया कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि पेड़ कट रहे हैं। सन 1973 से 1981 तक चिपको आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाने की मुहिम चलाई। 8 वर्षों तक महिलाओं ने आंदोलन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। इसमें क्या होता था इस आंदोलन में? इसको चिपको आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई पेड़ काटने के लिए आता था तो जो औरतें थीं, वहाँ की महिलाएं थीं, वह क्या करती थी, उस पेड़ से चिपक जाती थी, तो वो व्यक्ति उस पेड़ को नहीं काट पाता था। तो इस करके इस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। और सरकार का नारा था, क्या है जंगल के उपकार, लीसा लकड़ी और व्यापार। उसी लय में महिलाओं ने जवाब दिया और उन्होंने कहा, सरकार पेड़ काटने आ रही थी, वो नारा दे रही थी, है ना। तो इसमें महिलाओं ने जवाब दिया था कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। मतलब अगर ये सब है तभी तो हम लोग जिंदा हैं। स्थानीय मजदूरों ने पेड़ काटने से मनाही कर दी और अब मजदूर लोग क्या हो, पेड़ काटने से उन्होंने मना कर दिया। तो डॉक्टर अमित फिर पूछते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन आपके परिवार तक ही सीमित रह गया, मतलब आपके परिवार में ही लड़ा गया ये आंदोलन, उसके आगे नहीं बढ़ पाया। तो बहुगुणा जी बोलते हैं, चिपको आंदोलन प्रकृति को बचाने के लिए किया गया प्रयास था, एक कोशिश थी, है ना। प्रयास मीन्स कोशिश। यह आंदोलन मेरे परिवार तक ही सीमित नहीं रहा है। गढ़वाल, कुमाऊं, उत्तरकाशी में तो महिलाएं दिलो जान से इससे जुड़ी थीं।
पूरे हिमाचल में चिपको आंदोलन की जंग छिड़ी थी। यानी कि जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ ये हर जगह चल रहा था आंदोलन। दक्षिण के कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन चलाया गया था। इन आंदोलनों के बाद लोगों में चेतना जागृत हुई, मतलब लोग अब जागृत हो गए थे, जान गए थे कि पेड़ों को नहीं कटना चाहिए। उनका पेड़ों के प्रति दृष्टिकोण बदला, यानी उनका नज़रिया बदल चुका था। पहले जंगलों को लकड़ी की खान समझा जाता था, अब वैज्ञानिक सत्य स्थापित हुआ कि जंगल नदियों की माँ है। डॉक्टर अमित फिर पूछते हैं, आजकल नदियों को आपस में जोड़ने को पानी की समस्या का हल बताया जा रहा है, अपनी राय दें। कि आजकल जो नदियों को आपस में जोड़ने को कि एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं तो उसमें वो पानी की समस्या का हल होगा, ऐसा बोला जा रहा है, तो अपनी राय दीजिए कुछ। तो बहुगुणा जी कहते हैं नदियों को जोड़ना अप्राकृतिक है, मतलब ये नेचुरल नहीं है ना नदियों को जोड़ना, यह मनुष्य के स्वार्थ की पराकाष्ठा है। ठीक है, कि इसमें जो लोग जो मनुष्य हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, अपनी स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं। इस नदी जोड़ से तकरीबन 1 करोड़ लोग विस्थापित होंगे, यानी इस नदी से अगर हम जोड़ें तो विस्थापित कितने लोग होंगे? इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें भगाना पड़ेगा ना, मतलब वो जगह खाली करवानी पड़ेगी, तो इससे उन लोगों का विस्थापन होगा, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ेगा। तो कम से कम क्या वो कह रहे हैं कि तकरीबन 1 करोड़ लोगों का विस्थापन होगा, अपनी जगह अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। वे सब कहाँ जाएंगे? यह क्रूर और मानव विरोधी योजना है, मतलब ये क्रूएल है, ठीक है ना, कठोर है। जो ये योजना है वो सही नहीं है मानव के लिए, उसके विरोध में है। विकास के नाम पर हो रहे नए प्रयोग से आम इंसान बेहद परेशान है। डॉक्टर अमित, आपने विस्थापन की बात की, अब तो आपको टिहरी बांध ने विस्थापित कर दिया है, ऐसे में बांधों को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि जब टिहरी बांध बना तो वहाँ का पूरा, वहाँ जो गांव थे उनको ना खाली करवा दिया गया था, तो उन लोगों को दूसरी जगह भेजा गया। तो वो कह रहे हैं कि अब इसमें अपनी राय दीजिए। तो बहुगुणा जी कहते हैं बांध पानी की समस्या का हल नहीं है, बांध का पानी मृत पानी है और नदियों का पानी जिंदा पानी है। यानी कि बांध में क्या होता है कि पानी को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ एक जगह रोक लिया जाता है उसको और धीरे धीरे छोड़ते हैं फिर वो लोग, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो मृत होता है, वो ताज़ा तो होता नहीं उस तरह से कि जिस तरह से नदियों का पानी, जहाँ से उनका स्रोत है, जहाँ से नदियाँ निकल कर आ रही हैं वहाँ से लगातार बहता आ रहा है, तो वो पानी जिंदा का है, नदियों का पानी। कई सारे बांधों को देख लीजिए, कृत्रिम बांधों की क्षमता, कृत्रिम आर्टिफिशियल, जो नेचुरल नहीं है, बांधों की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। गांधी जी ने बड़े बांधों के विचार को नकार दिया था, यानी गांधी जी ने इस बात के लिए मना किया था कि बड़े बांध बनाए जाएं। हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है कि बूढ़े की बात और आंवले का स्वाद बाद में पता चलता है। गढ़वाल में यानी उत्तराखंड में ये कहावत है कि बूढ़ों की बात, एक तो जब वो कहते हैं उस समय तो लगता है मजाक है या हम सीरियसली नहीं लेते हैं, तो बाद में समझ आती कि वो सही बोलते थे। और आंवले का स्वाद पहले तो खट्टा या कड़वा सा लगता है और बाद में वो मीठा लगता है लास्ट में जब, तो तब इसलिए ये कहावत है वहाँ कि बूढ़े की बात और आंवले का स्वाद बाद में पता चलता है। अब हम बांधों के कारण विस्थापन की समस्या देख रहे हैं, और अब हम देख ही रहे हैं कि बांध बनाने की वजह से जो समस्या आ रही है वो क्या आ रही है? विस्थापन की, यानी लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, गांव के गांव खाली कराने पड़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बांध तबाही का मंजर ही लाते हैं, यानी मंजर माने दृश्य, जो दृश्य लाते हैं वो कौन सा लाते हैं? तबाही का, उनसे कुछ भी मतलब अच्छा नहीं होता है। फिर डॉक्टर अमित विश्वास पूछते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा, तो जल संकट से निपटने के कुछ उपाय बताएं। फिर उन्होंने कहा कि मतलब जो है हमारे सामने लाइफ में अब आगे क्या होगा कि जल संकट आएगा, यानी हम पानी के लिए तरसेंगे या पानी नहीं मिलेगा हमें, तो इसके लिए कुछ उपाय बताएं। तब बहुगुणा जी बोलते हैं कि 20वीं शताब्दी में तेल को लेकर विश्व युद्ध हुआ, लेकिन पानी के संकट को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा।
पानी के संकट की त्रासदी लोगों में देखी जा रही है। यानी त्रासदी मतलब जो हाहाकार है पानी के लिए, पानी मिल नहीं रहे, कई जगहों में तो पानी मिलता ही नहीं है, होता ही नहीं है, बहुत दूर दूर उन्हें पानी लेने जाना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि लोगों में ये देखा जा रहा है भू स्तर से जल दूर होता जा रहा है, यानी पृथ्वी में जो जल है वो कम भी होता जा रहा है। पृथ्वी को आर पार करने पर भी पानी मिलना संभव नहीं हो पा रहा है, कि काफ़ी दूर दूर तक जाने के बाद भी पृथ्वी पे, धरती पे पानी नहीं मिल रहा है, कई जगह ऐसा है। प्राकृतिक वस्तु का विकल्प कोई अप्राकृतिक साधन नहीं तो नहीं हो सकता है ना, कि मतलब जो प्राकृतिक चीज़ है, मतलब नेचुरल है, वो कोई आर्टिफिशियल जगह उसके नहीं ले सकता, कोई आर्टिफिशियल चीज़ उसकी जगह नहीं ले सकती है। पानी का विकल्प है पेड़, यानी अगर पानी चाहिए आपको तो उसका एक विकल्प है, एक ऑप्शन क्या है, पेड़ है। काष्ठ फलों के पेड़, यानी लकड़ियों वाले फल वाले जो पेड़ हैं। हमें वर्षा के पानी को संचित करने की ज़रूरत है, और वर्षा का जो पानी होता है, बारिश का जो पानी है, उसको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अपने घरों के पानी को संचित करके इस्तेमाल में लाएं। पानी की समस्या के समाधान के लिए पानी का दुरुपयोग ना करें, यानी अगर पानी की समस्या का आप समाधान चाहते हैं, हल चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, तो पानी का दुरुपयोग ना करें, यानी अगर ज़रूरत है तभी यूज़ करें, प्रयोग करें, नहीं तो उसको बेकार मत करें, उसको इधर उधर बिना बात के बहाएं ना, बिना कारण के। साथ ही वृक्षों की खेती करें, यानी वृक्ष लगाएं। पानी का इस्तेमाल कृषि और उद्योगों में होता है, इसके लिए हमें विकल्प ढूंढने होंगे, यानी हम लोगों को और भी ऑप्शन ढूंढने होंगे, और ऐसी खेती करनी होगी जिसमें ऐसे पेड़ लगें जिसमें लकड़ी भी मिले और फल भी हों, तो इस तरह के पेड़ लगाए जाएं। फिर डॉक्टर अमित पूछते हैं, आपने चावल खाना क्यों छोड़ दिया? तो बहुगुणा जी ने कहा कि मैं सन 1978 में गौमुख का है जहाँ से गंगा निकलती है, उसको गौमुख बोलते हैं, गया था। वहाँ ग्लेशियर के पीछे होते रेगिस्तान को देखने पर मुझे लगा कि पानी का संकट आने वाला है, यानी ग्लेशियर था जहाँ से पानी निकल रहा था, जब वो गए तो उसके आगे गए तो वहाँ रेगिस्तान जैसा दिख रहा था उन्हें, तो उन्हें लगा कि पानी का संकट आने वाला है। धान की फसल में पानी सर्वाधिक लगता है, सर्वाधिक मतलब बहुत ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा लगता है धान की फसल में, यानी चावल की फसल में। उसी वर्ष से मैंने चावल खाना छोड़ दिया, यानी मैंने जब मुझे महसूस हुआ कि अब पानी का संकट आने वाला है तो मैंने चावल खाना छोड़ दिया, क्योंकि चावल की खेती के लिए पानी बहुत ज़्यादा लगता है। फिर डॉक्टर अमित ने पूछा कि बढ़ते शहरीकरण के बारे में आपकी क्या राय है? शहरीकरण मतलब जो शहर बढ़ते जा रहे हैं, गांव में लोग रह नहीं रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसमें आपकी क्या राय है? तो बहुगुणा जी बोलते हैं कि देखिए, शहरों में अपने स्वयं के संसाधन तो होते नहीं हैं, मतलब वहाँ जो साधन हैं खुद के तो होते नहीं उनके। शहरों के लोग गाँवों के संसाधनों पर आश्रित रहते हैं, आश्रित मतलब डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं ना उन पे, कि वहाँ से उन्हें साधन मिलते हैं। जो अनाज है, कोई गांव में फसलें उगाई जाती हैं तो वहीं से हमें अनाज भी मिलता है, और ज़्यादा हरियाली पेड़ पौधे होते हैं वहाँ, तो वहीं से हमें सब कुछ मिलता है। शहरों में तो ये सब हो नहीं पाता, और यहीं से शोषण प्रारंभ होता है, और यहीं से वो लोग इन चीज़ों का शोषण भी करते हैं, यानी गलत यूज़ करते हैं। हम इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, हम इसका उल्टा कर रहे हैं कि गाँव के बारे में हमारा ध्यान कम होता जा रहा है, यानी कि हमें गाँव की तरफ तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम उल्टा ही कर रहे हैं, हम उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ कम होता जा रहा है, और हम शहरी मध्य वर्ग के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, शहरों के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं। डॉक्टर अमित फिर पूछते हैं, पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को आप किस रूप में देखते हैं? जो सरकार इन संकटों के बारे में जो सोच रही है, संकटों से लड़ने के लिए सोच रही है, निपटने के लिए, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? तो बहुगुणा जी ने कहा कि पर्यावरणीय असंतुलन, जो बैलेंस बिगड़ रहा है नेचर का, प्रकृति का, तो उसकी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। विकराल मतलब बहुत भयंकर रूप धारण कर रही है।
पर्यावरणीय संकट से उबरने हेतु सरकार का योगदान सहायक के रूप में होना चाहिए, मतलब हेल्पर के रूप में होना चाहिए उनका। गांव के आम जनों को एकजुट कर इस संकट का मुकाबला करना चाहिए, यानी गांव के लोगों को एक साथ लेना चाहिए, अपने साथ लेना चाहिए उनको। सरकार का काम कागज़ों पर होता है, कागज़ों पर उनका काम करना होता है। राज्य का आधार लोगों की शक्ति है, ना कि सैन्य शक्ति। यानी राज्य का आधार क्या, जो स्टेट का आधार है वो है लोगों की शक्ति। ये मतलब हमें सैनिक बल नहीं चाहिए होता, हमें लोगों का बल चाहिए, जनता साथ में चाहिए। इसलिए शक्तिशाली जनता और ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता पैनी नज़र से इस समस्या पर ध्यान दें। यानी जो जनता है और जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं वो इस पर पैनी नज़र दें, मतलब तेज दृष्टि से ध्यान दें। तथा इसमें जुड़ने के लिए सरकार को भी मजबूर करें और सरकार को भी जोड़ें अपने साथ, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके, जिससे हम अपने भविष्य को, फ्यूचर को सुरक्षित कर सकें, सेफ कर सकें। फिर डॉक्टर अमित पूछते हैं कि नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। तो बहुगुणा जी ने कहा कि हमारी पीढ़ी ने जो गलत काम किए हैं उन्हें नकार दें, यानी उन्हें भूल जाएं और भविष्य का निर्माण स्वयं करें। और अब फ्यूचर जो है उसका निर्माण करना, उसको बनाना है हमने अपने आप, अपने को स्वावलंबी बनाया है। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर, दूसरे पर निर्भर होने वाला नहीं, अपने आप सब काम अपने आप करने हो। अपनी ऊर्जा को शोषण को समाप्त करने में लगाएं। अपनी ऊर्जा को, क्या हमारी जो एनर्जी है उसको हमें कहाँ लगाना है, इन गलत बातों को रोकने में लगाना है। तभी वर्तमान समस्याओं का निपटारा हो सकेगा। जो वर्तमान में, इन प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको तभी हम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है ना, उनको हल कर सकेंगे। नई पीढ़ी स्वयं को केवल अपने तक ही सीमित ना रखे। जो नई पीढ़ी है, अभी न्यू जनरेशन है, सिर्फ वो अपने तक ही खुद को सीमित ना रखे, अपने बारे में ना सोचे। भावी पीढ़ी के लिए आदर्श कायम करे और उनके लिए एक आइडल बने। भावी पीढ़ी यानी भविष्य में जो न्यू जनरेशन आएगी उसके लिए एक आदर्श बने। मैं नई पीढ़ी को आने वाले संकटों के बारे में जागरूक करता हूँ कि जो नई पीढ़ी आने वाली है उनको मैं जागरूक कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ इन समस्याओं के, संकटों के बारे में, ताकि वे इस संकट का मुकाबला भारतीय संस्कृति के अनुरूप कर सके। यानी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग ही वो इसका मुकाबला इन संकटों का कर सके। जैसे हमारी संस्कृति क्या है, सादगी, संयम और सदाचार। सादगी मतलब सिंपल लिविंग है हमारी, संयम है, पेशेंस है, और सदाचार अच्छा हमारा जो व्यवहार है, ठीक है। तो इस तरह से उनसे प्रश्न उत्तर किए गए, मतलब प्रश्न किए गए और उन्होंने उन प्रश्नों का जवाब दिया। तो जब हम इस तरह से पूछताछ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, साक्षात्कार।